नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का जो 8वां अध्याय है राजस्थान में महिलाओं की स्थिति का, राजस्थान में महिला बाल श्रम के विधायक और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति का जो अध्याय है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु क्या क्या प्रयास हुए। यानी कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए या क्या क्या योजनाएं बनी गई। राजस्थान की महिलाओं के से अनेक प्रयास किए गए जो निम्नलिखित है। राजस्थान में परिवर्तन की अलग जगाने में, यानी कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित करने या समाज में परिवर्तन करने के लिए आर्य समाज का अभूतपूर्व योगदान रहा है। यानी कि आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजाओं तथा सामंतों को परिवर्तन का नेतृत्व करने हेतु अथक प्रयास किए। उन्होंने शिक्षा पर बल देते हुए अनेक विद्यालय खोलकर स्त्रियों की शिक्षा के लिए नवीन द्वार खोले। फिर दूसरा है, समाज सुधारकों के प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने डायन या डाकन प्रथा को समाप्त करते हुए इसे अवैध घोषित कर दिया। यानी कि समाज सुधारकों के ऐसे प्रयासों को देख करके ब्रिटिश सरकार ने डायन प्रथा जो थी उसको समाप्त कर लिया। बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुप्रथाओं का अंत करने के लिए, यानी कि ये जो समाज के अंदर कुप्रथाएं थी उसको समाप्त करने के लिए विवाह संबंधी नियम बनाने पर विचार हुए तथा देश हितैषी सभा की स्थापना की गई। यानी कि देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए एक सभा का आयोजन या स्थापना की गई। यह एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से शासकों ने प्रथम बार महिलाओं के हित के लिए कदम उठाए और विवाह संबंधी नियम बनाए गए। फिर चौथा है, स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए दो महत्वपूर्ण कानून बने। पहला कानून था, यानी कि दो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। पहला कानून था दहेज निरोधक नियम, यानी कि दहेज निरोधक नियम, और दूसरा था घरेलू हिंसा संबंधित अधिनियम। यानी कि दो नियम बनाए गए थे। राजस्थान में समाज सुधारकों के दबाव के कारण ही ब्रिटिश अधिकारियों ने सती प्रथा या विधवा दहन जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए शासकों को विवश किया। यानी कि इन समाज सुधारकों के प्रयासों के कारण ही ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी अमानवीय, यानी कि जो मानवता से परे हैं ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए शासकों को विवश किया। यानी कि राजाओं को इसके लिए बाध्य किया कि वो इन प्रथाओं को समाप्त कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर छठा है, राजस्थान राज्य में महिलाओं की परिस्थिति में सुधार के लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं स्थापित हुई। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं महिलाओं की समानता, सुरक्षा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए बने विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों ने स्त्री परिस्थिति, यानी कि स्त्री की परेशानियों को उच्च करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। फिर राजस्थान राज्य में महिलाओं के परिस्थिति के सुधार के लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं स्थापित हुई। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं महिलाओं की समानता, सुरक्षा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए बने विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों ने स्त्री की परिस्थिति को उच्च करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि उक्त प्रयासों व सुधारों के माध्यम से महिलाओं की परिस्थिति में अनेक बदलाव दृष्टिगोचर हुए। यानी कि इन सभी प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में अनेक प्रकार के बदलाव दिखाई दिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए गए। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक चेतना से आप क्या समझते हैं तथा भारत की महिलाएं अपने राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक है। उदाहरण सहित इसका उत्तर है, सामाजिक चेतना का सामान्य अर्थ। सामाजिक चेतना से हमारा तात्पर्य किसी देश तथा काल विशेष से संबंधित मानव समाज में अभिव्यक्त परिवर्तनशील जागृति से है। यानी कि समाज के अंदर मानव समाज में अभिव्यक्त परिवर्तनशील, यानी कि मानव समाज में परिवर्तन की जागृति से अभिप्राय लगाए जाते हैं, उसे सामाजिक चेतना कहते हैं।
इसका उद्भव यानी कि इस सामाजिक चेतना का उद्भव या विकास कैसे होता है? जैसे सामाजिक अन्याय, शोषण, अनीति आदि जैसी नकारात्मक भावनाओं के विरुद्ध होता है। यानी कि सामाजिक चेतना किसके विरुद्ध होती है? कि समाज के अंदर होने वाले अन्याय और शोषण के विरुद्ध लोगों के अंदर चेतना को जागृत करना। नकारात्मक भावनाओं के विरुद्ध होता है। भारत की महिलाएं अपने राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक हुई है, जिससे निम्न आधारों पर दर्शाया जा सकता है। पहला है, देश के कई राज्यों में चोरी छिपे बाल विवाह संपन्न किए जाते हैं, जो सिवाय जाते हैं। देश के कई राज्यों में चोरी छिपे बाल विवाह संपन्न किए जाते हैं, जो महिलाओं के जीवन के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। परंतु महिलाएं इसका विरोध पूरे साहस से कर रही है तथा देश की स्त्रियां अब बौद्धिक रूप से चेतन और मानसिक स्तर पर सक्षम हुई है। यानी कि महिलाएं जो है अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध खड़ी हुई हैं, जिसके कारण उनके बौद्धिक रूप से चेतन, मानसिक रूप से स्तर पर सक्षम दिखाई देती हैं। उदाहरण है पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े जिलों में से एक पुरुलिया, जहां की महिला साक्षरता दर देश में सबसे कम है। कि 12 वर्षीय बीड़ी मजदूर रेखा कालिंदी ने शादी से इनकार कर उन बच्चों के लिए ग्राहक खोली जो कम उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं। फिर दूसरा है बाल विवाह के अलावा खुले में शौच की प्रथा का महिलाएं पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। इसका संबंध स्त्री के स्वास्थ्य के साथ ही साथ उसके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि देश के सुदूर अंचलों में इसके विरोध के स्वर उठ रहे हैं। यानी कि महिलाएं जो है अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके से आने वाली जानकी बाई ने साल 2011 में अपने गांव के लिए घर में शौचालय शुरू करवाया और साफ सफाई की आदर्श व्यवस्था स्थापित की। उनके इस कार्य के लिए उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सम्मानित किया है। फिर आगे हैं 2012 में मध्य प्रदेश रतनपुर गांव की एक महिला ने अपने विवाह के 2 दिन बाद पति का घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि घर में शौचालय नहीं था। अतः यह समस्त उदाहरण इस ओर इशारा करते हैं कि भारतीय महिलाएं सामाजिक तौर पर काफ़ी जागरूक हुई है, साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है। जैसे मतदान देने में भागीदारी, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का मिलना एवं अनेक न्यायालय संबंधी आदि कार्यवाही में काफ़ी क्षेत्रों में अपनी भूमिका को काफ़ी हद तक सार्थक सिद्ध किया है। यानी कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर के अपनी भागीदारी को पूर्ण रूप से निभाया है और एक जागरूक नागरिक की तरह उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया है। तो ये हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर आगे है राजस्थान में बालिका शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, विस्तार से लिखिए। यानी कि सरकार की तरफ से बालिका शिक्षा को उच्च करने के लिए कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ बनाई गई हैं। इसका उत्तर है राजस्थान में बालिका शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। यानी कि अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की गई हैं। विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना पहली है। विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना, इस योजना का आरंभ 1981 में हुआ था। राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत यानी कि रेगुलर पढ़ने वाले जो छात्र हैं, विशेष योग्य छात्र छात्राएं जिनके परिवार की आर्थिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो, ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थी को छात्रवृत्ति व उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को फीस पुनर्भरण यानी कि फीस की राशि दी जाती है की सुविधा प्रदान की जा रही है। फिर दूसरा है प्रोत्साहन योजना। यह योजना 2008 व 9 में प्रारंभ हुई। इस योजना में कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुक्त 5,000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। फिर है छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक स्तर 2015 यानी कि ये साइकिल वितरण योजना कब से चली? सन 2015 और 16 से कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली समस्त शहरी व ग्रामीण छात्रों को साइकिल प्रदान करने की योजना का उद्देश्य
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, यानी कि सभी बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाती है। फिर है चौथा है शारीरिक असमता युक्त बालिकाओं हेतु सबलता पुरस्कार, यानी कि उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई गई। यह योजना 2005-6 में आरंभ की गई थी। इस योजना में शारीरिक रूप से विकलांग एवं मूक बधिर तथा नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं नियमित रूप से अध्ययनरत हैं 2000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फिर पांचवा है गार्गी पुरस्कार, यानी कि जूनियर योजना। यह योजना 1998 में आरंभ हुई। इस योजना के अंतर्गत डाइट द्वारा आयोजित कक्षा 8 परीक्षा में पंचायत समिति एवं जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 9 एवं 10 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 1000 रुपये एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। फिर छठा है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। यह योजना 2007 और 8 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए तथा न्यूनतम 5 बालिकाओं के समूह का होना आवश्यक होता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर रहने वाले बच्चों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सरकार के द्वारा ये जो नीतियाँ चलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने के प्रयास। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखिए कि स्वतंत्रता के बाद बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में कौन कौन से सुधार हुए हैं। इसका उत्तर है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में बालिका शिक्षा की स्थिति को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर दर्शाया जा सकता है। पहला है स्वतंत्रता के पश्चात देश की केंद्र प्राथमिकताओं में बाल शिक्षा का विकास था। फिर दूसरा है राज्य में प्रारंभिक शिक्षा व प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां पर 2.29 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। फिर तीसरा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने निरंतर बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए काफ़ी प्रयास किए, जिसका परिणाम यह रहा कि नामांकन में प्राथमिक स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी कि इनको इतनी योजना देने के बाद में उनके नामांकन में वृद्धि हुई। फिर चौथा है स्वतंत्रता के पश्चात महिला शिक्षाओं की वृद्धि हुई। राज्य में बालिकाओं के विद्यालय नामांकन में वृद्धि हुई, यानी अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खोले गए। स्वतंत्रता के बाद भी कुछ स्थानों पर बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं के अनुपात 24.18% से 30.15% की वृद्धि हुई, यानी कि महिला शिक्षकों की विद्यालयों में वृद्धि हुई। परंतु वे विद्यालय जिनमें कम से कम एक महिला शिक्षिका है की संख्या 64.99% वृद्धि हुई। फिर आठवां, राजस्थान में 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं का प्रतिशत 12% बालकों की तुलना में 12.55% रहा है बालिकाओं को रहा, जो लैंगिक भेद को दर्शाता है। फिर नवा है, राजस्थान में आज भी बाल विवाह और बालिकाओं द्वारा शारीरिक श्रम राज्य की बालिकाओं की निरंतर शिक्षा में बाधक तत्व है, यानी कि राजस्थान में आज भी बाल विवाह कर दिए जाते हैं या शारीरिक श्रम के कारण या मजदूरी के कारण कई बालिकाएं आज भी अध्ययन नहीं कर पाती हैं। फिर है, राज्य की महिला साक्षरता दर 52.66% है, जो भारत के कई राज्यों से कम नहीं है, अपितु भारत की महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत 65.54% से भी कम है, यानी कि राष्ट्रीय औसत 65.54% से भी कम है। अभी पोषण से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं तक के लिए माता पिता द्वारा बच्चों और बेटों में अंतर किया जाता है, यानी कि आज भी बालक और बालिकाओं में लोगों के द्वारा अंतर किया जाता है। अतः वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राज्य में कहीं पर तो महिलाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था मिली है,
परंतु कुछ सामाजिक कुरीतियों के प्रचलन के कारण वे पूर्ण रूप से सशक्त नहीं बन पाई है। यानी कि राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं की शिक्षा के लिए तो समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के प्रचलन के कारण या समाज की कुरीतियाँ जो है उनके होने के कारण वे पूर्ण रूप से सशक्त नहीं बन पाई या उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। तो आज इतना ही। धन्यवाद।